उसने अपने कोट के बटन खोले और उसे बेदर्दी से सोफे पर फेंक दिया। उसकी आंखें गुस्से और शराब की हल्की सुर्खी से लाल हो चुकी थीं। उसने सामने देखा, अपनी वॉशरूम से नहाकर बाहर निकल रही थी। सिर्फ एक सफ़ेद तौलिया उसके जिस्म से लिपटा हुआ था, जो उसकी गोरी रंगत और सुराहीदार गर्दन से फिसलती पानी की बूंदों को सोखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी घनी काली जुल्फ़ें कंधों पर इस तरह बिखरी थीं जैसे चांदनी रात में कोई घना साया छा गया हो। उसका सुडौल और तरासा हुआ बदन देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह एक 2 साल के बच्चे की माँ है। विक्रम के चेहरे पर एक खौफनाक और जहरीली मुस्कान उभर आई। उसने अब्नी को ऊपर से नीचे तक अपनी जलती हुई निगाहों से देखा। उस नज़र में एक अजीब सी हैवानियत, हवस और गहरी नफरत का संगम था। तो विक्रम की भारी आवाज़ कमरे के सन्नाटे को चीरते हुई गूंजी। मेरी आदरणीय भाभी जी, या अब कहूँ मेरी लाचार पत्नी। अब्नी ने झटके से अपने कदम रोक लिए। उसके हाथ सीने पर लिपटे तौलिए के कोर पर कस गए। उसकी धड़कनें किसी हिरनी की तरह तेज चलने लगीं। उसने अपनी नज़रें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ के साथ साथ एक गजब का आत्मसम्मान भी था। मुझे अपनी सीमाएं पता है विक्रम जी, अब्नी ने कांपती हुई लेकिन साफ आवाज़ में कहा, और आपको भी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। यह शादी सिर्फ एक कागजी समझौता है, आपके दादाजी की वसीयत को बचाने के लिए। सीमाएं? विक्रम दंदनाते हुए बड़े बड़े कदम उठाता हुआ उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। अपनी डर के मारे 2 कदम पीछे हटी, लेकिन पीछे दीवार थी। वह दीवार से जा लगी। विक्रम ने अपने दोनों हाथ अब्नी के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए। अब अब्नी पूरी तरह उसके जिस्म के घेरे में कैद थी। उसकी गर्म, शराब में डूबी सांसें अब्नी के माथे और गालों से टकरा रही थीं। तो अब तुम मुझे मेरी सीमाएं सिखाओगी? विक्रम ने अब्नी की ठुड्डी को अपनी उंगलियों की सख्त पकड़ में दबोच लिया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। शादी की पहली ही रात तुमने मुझे दूर रहने की हिदायत दी थी। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम मुझे कितनी जहर लगती हो? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे अपने उस आवारा सौतेले भाई समर की याद आती है और मुझे खुद से नफरत होने लगती है। अब्नी की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने अपनी पलकें नहीं झपकाईं। पर इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कभी इस घर में आने की भीख नहीं मांगी थी। आपकी परवाह ने ही मुझे यहाँ घसीटा है। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि तुम इस शादी के लिए मान गई। विक्रम की आवाज़ में शेर जैसी दाढ़ थी। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मैं अपने ही भाई की इस्तेमाल की हुई चीज़ को कैसे अपना सकता हूँ, वो भी एक ऐसे भाई की जो ताउम्र। विक्रम ने अपनी बात बीच में ही काट दी। गुस्से से वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने अब्नी के नाजुक कंधों को पकड़ा और पूरी ताकत से एक तरफ धक्का दिया। अब्नी अपना संतुलन नहीं संभाल सकी। उसके घुटने जाकर संगमरमर के ठंडे फर्श से टकराए। एक तीखी टीस उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। तौलिया उसकी छाती से थोड़ा नीचे खिसक गया, जिससे उसकी गोरी कमर और पीठ का हिस्सा बेपर्दा हो गया। कमरे में उसकी हल्की सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन विक्रम के दिल पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक सफ़ेद कॉटन की शर्ट निकाली और बेदर्दी से अब्नी के दमकते हुए चेहरे पर फेंक दी। जाओ, इसे जल्दी से प्रेस करो, विक्रम ने बेरुखी से कहा, और ज़रा जल्दी करना। मुझे बाहर तानिया के साथ क्लब जाना है। आज की रात मैं इस घुटन भरे कमरे में तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं कर सकता। अब्नी ने फर्श पर पड़े पड़े ही उस शर्ट को अपने हाथों में समेटा। उसका दिल छलनी छलनी हो चुका था। पहले समर था और अब यह छोटा भाई जो उसकी रूह को हर रोज़ नीलाम कर रहा था। वह धीरे से उठी। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसने शर्ट उठाई और भारी कदमों से चेंजिंग रूम में चली गई। जब वह बगल के चेंजिंग रूम में शर्ट प्रेस कर रही थी, तभी बाहर बिजली कड़की। एक खौफनाक कड़कड़ाहट से पूरी हवेली कांप उठी। अवनी के हाथों से इस्त्री छूटते छूटते बची। उसे बचपन से ही कड़कती बिजली और तूफ़ानी बारिश से जानलेवा डर लगता था। जब भी बिजली कड़कती, उसका पूरा वजूद कांपने लगता था और उसका दम घुटने लगता था। डर के मारे अपनी शर्ट को वैसे ही हाथों में दबोचे पागलों की तरह वापस विक्रम के कमरे की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। विक्रम बिस्तर के किनारे बैठा अपने जूते के फीते खोल रहा था। जैसे ही उसने अब्नी को हाँफते
और डर से बदहवास देखा। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। वह यही तो चाहता था, इस औरत को हमेशा अपनी दया पर आश्रित देखना, इसे डरा हुआ देखना। तभी अचानक कमरे की खिड़की के ठीक बाहर एक और भयंकर बिजली कड़की। पूरे कमरे में सफ़ेद रोशनी कौंध गई। आ अबनी अपनी चीख पर काबू नहीं रख पाई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बिना सोचे समझे सीधे दौड़कर विक्रम के सीने से जा लिपटी। डर के मारे उसने विक्रम के कंधे को अपनी नाजुक उंगलियों से इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसके नाखून विक्रम की त्वचा में गड़ने लगे। अबनी का पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। उसकी तेज और बेकाबू होती सांसें विक्रम की खुली छाती पर गर्म भाप की तरह टकरा रही थीं और उसके कांपते हुए रसीले होंठ अनजाने में ही विक्रम के सीने के निचले हिस्से को छू रहे थे। एक पल के लिए विक्रम के अंदर सोए हुए जज्बात का एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। अबनी के भींगे बदन की खुशबू, उसके जिस्म की गर्माहट और उसकी बेबसी ने विक्रम की रगों में दौड़ते खून की रफ्तार को अचानक 100 गुना बढ़ा दिया। उसका हाथ खुद ब खुद अबनी की खुली कमर पर जाकर टिक गया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में तानिया का चेहरा और अपने भाई की नफरत कौंध गई। उसने खुद को पत्थर जैसा सख्त बनाया। यह क्या बदतमीजी है, मुझसे दूर हटो। विक्रम ने उसे अपने से अलग करने के लिए उसके बाजुओं को दबोचा। प्लीज प्लीज मुझे दूर मत कीजिए। अबनी ने अपनी मासूमियत और डर से भरी आंखों से ऊपर विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहते आंसू और कांपते होंठ किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकते थे। मुझे मुझे बारिश और बिजली से बहुत डर लगता है, बस थोड़ी देर। अबनी के इस मासूम अंदाज ने एक पल के लिए विक्रम की सांसें रोक दी, लेकिन उसकी ईगो, अहंकार ने इसे अबनी की एक चाल समझा। ड्रामेबाज औरत। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर अबनी को पीछे धकेल दिया। अबनी संभल नहीं पाई और सीधे किंग साइज बेड के गद्दे पर जा गिरी। उसके बिखरे हुए बाल पूरे बिस्तर पर फैल गए। वह हैरान और सहमी हुई नज़रों से विक्रम का वह भयानक चेहरा देखने लगी। अबनी के अंदर जमा बरसों का गुबार अचानक फट पड़ा। उसने आंखों के आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाकर बिस्तर पर बैठते हुए बोली, अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी मिस्टर विक्रम, तो आपने इस शादी से इनकार क्यों नहीं कर दिया? अब मेरे साथ यह घटिया सलूक करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि आप में बहुत मर्दानगी भरी हुई है। विक्रम अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। अबनी की आवाज़ कांप नहीं रही थी, उसमें एक आग थी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। किसी मजबूर और बेबस औरत पर हाथ उठाना या उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाना मर्दानगी नहीं होती। औरत को दिल से अपनाना, उसकी रूह की इज्जत करना और उसे सुरक्षा देना असली मर्द की निशानी होती है। कमरे में खामोशी छा गई। विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखें सुलगती हुई अंगारे बन गईं। जो लड़की पिछले कुछ घंटों से डर से सहमी हुई बिल्ली बनी बैठी थी, उसकी इतनी तेज जुबान, उसकी इतनी हिम्मत कि वह विक्रम राठौर को मर्दानगी का पाठ पढ़ाए। विक्रम के होंठों पर एक बेहद खौफनाक और कातलाना मुस्कान तैर गई। वह धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। अच्छा, विक्रम की आवाज़ में जहर की मिठास थी। तो तुम्हें मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाने का इतना ही शौक़ है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर अपनी मर्दानगी साबित करूं? अबनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह फटी आंखों से विक्रम को देखने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने गुस्से में शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। उसने घबराकर ना में सिर हिलाया और बिस्तर पर पीछे हटने लगी। तो ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। विक्रम ने अपनी घड़ी उतारी और साइड टेबल पर फेंक दी। वैसे भी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, तो मैं तानिया के पास नहीं जा सकता। तो क्यों ना आज रात अपनी इस वैद पत्नी के साथ ही गुजार ली जाए। उसके बदन के गुस्से और हवस को देखकर अबनी अपनी जगह पर सुन्न पड़ गई। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अबनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही विक्रम झटके से बिस्तर पर उसके ऊपर आ झुका। उसने अबनी के दोनों नाजुक कंधों को बिस्तर से जकड़ा और अगले ही पल अपने बेदर्द होंठ अबनी के कांपते हुए पंखुड़ी जैसे होंठों पर टिका दिए। अबनी बिना पानी की मछली की तरह उसकी मजबूत पकड़ में बुरी तरह फड़फड़ाने लगी। उसकी सांसें घुटने लगी थीं। उसके नाजुक हाथ विक्रम के मजबूत कंधे को धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रम का भारी जिस्म किसी चट्टान की तरह अडिग था। अबनी की आंखों से लगातार बहते गर्म आंसू फिसलकर विक्रम के गालों को भिगोने लगे। विक्रम की उस अनचाही छुअन और जिस्मानी ज़बरदस्ती ने
अवनी की रूह को अंदर तक कपा दिया था। उसने अपनी पूरी बची खुची ताकत जुटाई और अपने दोनों हाथों को विक्रम के सीने पर टिकाकर एक जोरदार झटका दिया। विक्रम, जो शराब के नशे और अचानक जगे अजीब से जुनून में अंधा हो रहा था, इस अचानक हुए प्रहार से थोड़ा सा अनियंत्रित हुआ। अवनी ने एक सेकंड भी गंवाए बिना खुद को उसके नीचे से खींचा और बिस्तर के सिरहाने से जा सटी। छोड़िए मुझे, हाथ मत लगाइए मुझे। अवनी का गला बैठ चुका था, लेकिन उसकी आवाज़ में डर से कई ज़्यादा नफरत और दर्द था। उसकी कॉटन की शर्ट के 2 बटन टूटकर गद्दे पर बिखर चुके थे। वह अपने कांपते हाथों से शर्ट को सीने पर भींचती हुई विक्रम को घूरने लगी। विक्रम ने अपने बालों को हाथ से पीछे किया और बिस्तर पर बैठते हुए एक गहरी भारी सांस ली। उसकी आंखें अभी भी गुस्से और एक अनसुलझी तड़प से लाल थीं। अवनी के चेहरे पर फैली बेबसी और उसकी आंखों में छलकती नफरत देखकर विक्रम के अंदर का अहंकारी मर्द तिलमिला उठा। क्यों? अब क्या हुआ? विक्रम ने अपनी भारी आवाज़ में तंज कसा। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कह रही थी कि औरत की इज्जत करना असली मर्द की निशानी होती है। जब मैंने तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहा, तो अब यूँ सती सावित्री बनने का नाटक क्यों कर रही हो? हक? अवनी ने रुंधे हुए गले से तंजिया हंसी हंसते हुए कहा। इसे आप हक कहते हैं मिस्टर विक्रम राठौर? यह हक नहीं, आपकी हैवानियत है। यह आपके अंदर छिपी नफरत का वो घटिया जहर है जिसे आप मुझ पर उगलना चाहते हैं। विक्रम झटके से बिस्तर से उठा और अवनी की तरफ बढ़ा। अवनी डर के मारे बिस्तर से नीचे उतर आई और पीछे हटने लगी। जहर? विक्रम ने अवनी को दबोचने के अंदाज में उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जहर तो तुम हो अवनी, इस घर के लिए, मेरे लिए। तुम जैसी औरतें मासूमियत का नकाब पहनकर अमीर घरानों में दाखिल होती हैं। पहले तुमने मेरे भाई समर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और जब वो मर गया तो वसीयत का सहारा लेकर इस घर की मालकिन बनने आ बैठी। अवनी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की पकड़ लोहे की जैसी सख्त थी। मैंने किसी को जाल में नहीं फंसाया। अवनी की आंखों में फिर से आंसू छलक आए, लेकिन उसकी जुबान नहीं लड़खड़ाई। समर जी ने मेरे साथ क्या किया, आप उसका 1% भी नहीं जानते। आप सिर्फ अपनी धारणाओं के अंधे कुएं में जी रहे हैं। मुझे सब पता है, विक्रम चिल्लाया। तुम अपने उस 2 साल के बच्चे अंश को मोहरा बनाकर इस जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का 1 रुपया भी हड़पने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ एक इस्तेमाल की हुई चीज़ हो जिसे मेरे परिवार ने मजबूरी में इस हवेली में शरण दी है। इस्तेमाल की हुई चीज़। ये शब्द अवनी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। उसका दिल छलनी हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रम के हाथ पर अपने नाखून गड़ा दिए। विक्रम ने दर्द के मारे अपनी पकड़ ढीली की और अवनी तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। अपनी इस गंदी सोच को अपने पास ही रखिए विक्रम जी, अवनी ने उंगली उठाकर चेतावनी भरे लहजे में कहा। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इस दौलत की भूखी हूँ, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। मैं यहाँ सिर्फ अंश के भविष्य के लिए रुकी हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी आत्मा का सौदा हो रहा है, मैं उसी वक्त इस नर्क को छोड़कर चली जाऊंगी। इससे पहले कि विक्रम कुछ और कहता, कमरे के आधे खुले दरवाजे पर अचानक हल्की सी दस्तक हुई। एक तीखी परफ्यूम की महक कमरे में फैल गई। विक्रम, डार्लिंग, यह अंदर क्या ड्रामा चल रहा है? तानिया कमरे के अंदर दाखिल हुई, हाई हील्स की खटखट आवाज़ के साथ, सफ़ेद बॉडीकॉन ड्रेस पहने। तानिया ने कमरे का नज़ारा देखा। बिखरा हुआ बिस्तर, अवनी की शर्ट के टूटे हुए बटन और उसकी आंखों में आंसू, और विक्रम का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा। तानिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई, जो तुरंत ही झूठी हमदर्दी में बदल गई। वह मटकती हुई विक्रम के पास आई और उसके बाजू में अपना हाथ डाल दिया। ओ गॉड विक्रम, क्या तुम इस बेवकूफ़ गवार औरत के साथ अपना वक्त बर्बाद कर रही थी? तानिया ने अवनी को नफरत भरी नज़रों से सिर से पैर तक देखा। तुम्हें तो क्लब चलना था ना मेरे साथ। और भाभी जी, आई मीन नहीं मिसेज राठौर, आपको जरा भी शर्म नहीं आती अपने पति के सामने इस तरह आधे अधूरे कपड़ों में खड़े होने में? अवनी का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। उसने तुरंत शर्ट के पलों को और कसकर समेटा और बिना कुछ कहे कमरे के कोने की तरफ बढ़ने लगी। रुको, विक्रम ने कड़क आवाज़ में कहा। अवनी के कदम वहीं रुक गए, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। विक्रम ने तानिया का हाथ अपने बाजू से झटका और अवनी की तरफ देखते हुए कहा, कल सुबह हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा के घर पार्टी है।
तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दादी का सख्त हुक्म है कि शहर के बड़े घरानों के सामने हम दोनों को एक सुखी शादीशुदा जोड़े का नाटक करना है। अपनी मुड़ी, उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा साफ दिख रहा था। नाटकीयता में तो आप मास्टर हैं विक्रम जी, लेकिन मुझसे यह ढोंग नहीं होगा। यह मेरी तुमसे कोई गुजारिश नहीं है, हुक्म है। विक्रम ने तानिया का हाथ दोबारा पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले जाते हुए अवनी पर तंज कसा। और हाँ, पार्टी में ढंग के कपड़े पहनना, ताकि लोगों को लगे कि राठौर खानदान की बहू है, न कि किसी अनाथशाला से उठाई हुई लाचार औरत। तानिया विक्रम के सीने से लगकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। विक्रम ने भी अवनी को नीचा दिखाने के लिए तानिया की कमर में हाथ डाल दिया और उसके माथे को चूम लिया। अवनी की आंखों में जलन और दर्द की एक अनजानी सी टीस उठी। उसे तानिया या विक्रम से कोई प्यार या नफरत नहीं थी, लेकिन एक औरत होने के नाते अपनी ही पति का किसी दूसरी औरत का साथ और उसका व्यवहार उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था। लेकिन अवनी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और सीधे लॉन्च की तरफ बढ़ गई, जहाँ उसका 2 साल का मासूम बच्चा अंश अपनी छोटी सी खाट पर सो रहा था। अवनी ने अंश के छोटे से माथे को चूमा और उसके पास ही जमीन पर बिछे कालीन पर बैठ गई। उसने अपने घुटनों में अपना सिर छुपा लिया और रात के सन्नाटे में चुपचाप रोने लगी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन अवनी के दिल के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसकी तबाही अभी बाकी थी। उधर कमरे में विक्रम खिड़की के पास खड़ा होकर शराब का ग्लास हाथ में थामे बाहर अंधेरे को घूर रहा था। तभी तानिया पीछे से आकर उसके कंधे से लग गई। डार्लिंग, क्या सोच रहे हो? चलो ना, क्लब चलते हैं। मेरा मूड खराब हो चुका है तानिया, तुम जाओ, विक्रम ने बेरुखी से कहा और अपना ग्लास एक ही घूंट में खाली कर दिया। तानिया चिढ़कर अपना पर्स उठाकर वहाँ से चली गई। विक्रम कमरे में अकेला रह गया। उसकी नज़रें बार बार बिस्तर पर पड़ी उन टूटी हुई बटन और अवनी के आंसुओं की नमी पर जा टिकती थी। अवनी के वे कड़वे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। किसी मजबूर औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती। विक्रम ने गुस्से में आकर कांच का खाली ग्लास दीवार पर दे मारा। ग्लास चकनाचूर हो गया, ठीक उसी तरह जैसे उस रात हवेली के अंदर रिश्ते टूटकर बिखर रहे थे। कांच बिखरने की तीखी आवाज़ अभी भी कमरे की ठंडी फिजा में तैर रही थी। विक्रम का हाथ कांप रहा था और उसकी उंगलियों के पोरों से खून की एक पतली सी धार निकलकर संगमरमर के फर्श पर टपकने लगी थी। लेकिन उस शारीरिक दर्द से कई ज़्यादा गहरा जख्म उसके अहंकार पर लगा था। अवनी के बेकड़वे तीखे शब्द उसके कानों में बार बार हथौड़े की तरह बज रहे थे। मजबूर औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठी भींची और कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। हवेली की लॉन्च में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। कोने में बिछी कालीन पर अपनी घुटनों में सिर छुपाए बैठी थी। उसके पास ही छोटी सी खाट पर सो रहे मासूम बच्चे अंश की सांसों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। अवनी के कांधे सिसकियों से धीरे धीरे हिल रहे थे। विक्रम के कदम खुद ब खुद उस तरफ उठ गए। वह अवनी के बिल्कुल पास जाकर रुक गया। उसकी परछाई अवनी के ऊपर पड़ गई। अवनी ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थीं और गालों पर आंसुओं की लकीरें बनी हुई थीं। विक्रम ने अवनी के चेहरे को देखा और अनजाने में ही उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। लेकिन अपने कठोर रूप को बनाए रखते हुए वह रूखे स्वर में बोला, उठो, यहाँ ज़मीन पर रोने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। अवनी ने अपने आंसू पोंछे और विक्रम को अपनी जलती हुई निगाहों से देखा। अभी यहाँ सिर्फ मैं और मेरा बच्चा है मिस्टर विक्रम, तो इसलिए मुझे आपकी किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर अपनी गर्लफ्रेंड तानिया जी के साथ वक्त बिताइए। तुम ना ज़्यादा जुबान मत चलाओ। विक्रम ने अवनी का बाजू दबोचकर उसे एक झटके में ज़मीन से खड़ा कर दिया। अवनी का जिस्म विक्रम के सीने से जा टकराया। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ गईं। विक्रम के हाथ पर लगा खून अवनी की सफ़ेद शर्ट की बाजू पर लग गया। अवनी ने लाल रंग का वह निशान देखा और घबराकर विक्रम की उंगलियों की तरफ देखा। आपका हाथ। अवनी के मुंह से अनजाने में ही फिक्र से भरा शब्द निकला। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, विक्रम ने गरजते हुए कहा। लेकिन उसकी पकड़ अवनी की बाजू पर ढीली पड़ गई। सुबह मेहरा साहब के घर जो पार्टी है उसके लिए तैयार रहना। अगर तुमने वहाँ कोई बखेड़ा खड़ा किया या राठौर ख़ानदान की इज्जत पर जरा सी भी आँच आने दी
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर विक्रम ने उसे छोड़ दिया और भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ लौट गया। अवनी वहीं खड़ी अपने बाजू पर लगे खून के धब्बे को घूरती रह गई। उन दोनों के बीच नफरत और अजीब से आकर्षक की यह ऐसी डोर थी जो उन्हें ना तो पास आने दे रही थी और ना ही पूरी तरह दूर होने दे रही थी। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें हवेली के बरामदे में छनकर आ रही थीं। मिस्टर मेहरा का भव्य बंगलो शहर के सबसे आलीशान इलाके में था। पार्टी में शहर के नामचीन व्यापारी, राजनेता और रसूखदार लोग मौजूद थे। विक्रम काली टक्सीडो सूट में बेहद आकर्षक और रौबदार लग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार गाड़ी के दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। तभी अवनी कार से बाहर निकली। अवनी ने गहरी नीले रंग की कांजीवरम साड़ी पहन रखी थी। उसके घने काले बाल सलीके से पीछे बंधे थे और माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी लगी थी। उसका सादगी भरा लेकिन कातलाना रूप देखकर पार्टी में मौजूद हर शख्स की निगाहें उस पर ही टिक गईं। कोई नहीं कह सकता था कि यह वही औरत है जो कल पूरी रात अपनी किस्मत पर रोती रही थी। विक्रम के चेहरे पर एक पल के लिए हक्का बक्का भाव आया। उसकी आंखें अवनी की पतली कमर, उसकी सुराहीदार गर्दन और उसकी बेमिसाल रंगत पर ठहर गईं। उसके अंदर अचानक एक भयंकर जलन और जज्बात का गुबार उठा। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि महफिल में मौजूद दूसरे मर्द अवनी को इस तरह नज़रों से देख रहे थे। विक्रम तेजी से आगे बढ़ा और बिना कोई मौका दिए उसने अवनी की कमर में अपना हाथ डाल दिया और उसे अपने करीब खींच लिया। अवनी विक्रम की इस अचानक हुई छुअन से कांप उठी। यह क्या कर रहे हैं आप? उसने विक्रम के कान के पास फुसफुसाकर कहा। नाटकीयता याद है ना तुम्हें? विक्रम ने उसके गाल के पास झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा। हम एक सुखी शादीशुदा जोड़ा हैं। मुस्कुराओ वरना लोग सवाल पूछेंगे। पार्टी के दौरान मिस्टर मेहरा ने दोनों का स्वागत किया। बधाई हो विक्रम, अवनी जी सचमुच बहुत खूबसूरत और शालीन है। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको अवनी जी जैसी पत्नी मिली, वरना समर के जाने के बाद हमें लगा था कि राठौर परिवार टूट जाएगा, लेकिन तुमने इस परिवार को संभाल लिया। समर का नाम सुनते ही विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। उसने गिलास को इतनी जोर से भींचा कि उसकी नसें तन गईं। तभी कोने से तानिया मटकती हुई आई। तानिया ने बेहद बोल्ड रेड ड्रेस पहन रखी थी। ओ विक्रम, तुम यहाँ इस गंवार औरत के साथ अटके हुए हो, तानिया ने अवनी को चिढ़ाते हुए कहा। अवनी जी, सुना है आपको तो पार्टीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे समर तो आपको हमेशा घर में बंद करके रखता था, है ना? पार्टी में मौजूद कुछ औरतें अवनी को देखकर खुसफुसाने लगीं। अवनी का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने अपना सिर ऊंचा रखा। समर जी ने मुझे जो भी दिया वह मेरी निजी ज़िंदगी थी तानिया जी। अवनी ने शांत लेकिन तीखे लहजे में कहा। कम से कम मैं दूसरे के पतियों पर डोरे डालने का काम तो नहीं करती। महफिल में सन्नाटा छा गया। तानिया का मुंह खुला का खुला रह गया। विक्रम के होंठों पर अनजाने में ही एक हल्की सी गर्व भरी मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। लेकिन तानिया बदला लेने पर उतारू थी। अवनी वहाँ से जाकर दूसरी जगह पर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद तानिया शराब का एक गिलास लेकर आई और अवनी के पास खड़ी हो गई। उसने शराब का गिलास अवनी की साड़ी पर गिराने का नाटक किया। ओ आई एम सो सॉरी, मेरा पैर फिसल गया। अवनी की साड़ी का पल्लू भीग गया। अवनी ने एक नज़र तानिया को देखा और बिना कुछ कहे गेस्ट वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। विक्रम ने तानिया को घूर कर देखा और अवनी के पीछे पीछे गेस्ट हाउस के कॉरिडोर की तरफ चला गया। अवनी वॉशरूम से बाहर निकलकर अपनी साड़ी के पल्लू को सुखाने की कोशिश कर रही थी। तभी विक्रम ने उसे बाजू से पकड़ा और पास के एक सुनसान खाली बेडरूम के अंदर खींच लाया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। यह क्या बदतमीजी है विक्रम जी? अवनी चिल्लाई। दरवाज़ा खोलिए। खामोश, एक लफ्ज़ और नहीं, विक्रम चिल्लाया। विक्रम ने उसे दीवार से सटा दिया। कमरे में मध्यम रोशनी थी और बाहर पार्टी का हल्का संगीत गूंज रहा था। तुम पार्टी में क्या साबित करना चाहती थीं? विक्रम अवनी पर पूरी तरह झुक गया। उसकी आंखें नफरत और जिस्मानी जुनून की बेकाबू आग में जल रही थीं। बाहर पार्टी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी तुम। वो मेहरा तुम्हें जिस तरह देख रहा था, बहुत खुश लग रही थी। क्या तुम्हें मज़ा आ रहा था ये सब करके? मुझे तो लगता है बहुत दिलचस्पी है तुम्हें उस मेहरा में। आप पागल हो गए हैं। अवनी की सांसें फूलने लगीं। विक्रम की छाती की तपन उसके सीने को छू रही थी। मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपनी ये गंदी सोच अपने पास रखिए, मेरे ऊपर मत थोपिए। मेरी सोच गंदी है?
विक्रम ने अवनी की ठुड्डी को अपनी उंगलियों में दबोच लिया। तो फिर यह क्या है अवनी? जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों चलने लगती हैं? विक्रम ने अपना दूसरा हाथ अवनी की खुली कमर पर रख दिया। अवनी के बदन में एक सिरहन दौड़ गई। उसकी रंगत सुर्ख हो गई। उसने विक्रम के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम का वजूद किसी आग के दरिया की तरह उसे निगलने को तैयार था। छोड़िए, छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। अवनी की आवाज़ में गिड़गिड़ाहट और एक अनजानी सी तड़प थी। कोई नहीं आएगा। विक्रम की आवाज़ मदहोश और भारी हो चुकी थी। तुम मेरी पत्नी हो अवनी, कागजों पर ही सही, पर अब तुम मेरी हो। विक्रम ने अवनी के दोनों हाथ कसकर पकड़े और अपने ओंठ अवनी की सुराहीदार गर्दन पर टिका दिए। अवनी के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। विक्रम की यह छुअन किसी तपते हुए लोहे जैसी थी जो अवनी की रूह को जला रही थी, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक ऐसा नशा भर रही थी जिससे वह कभी वाकिफ नहीं थी। फिर विक्रम की उंगलियां अवनी की साड़ी के पल्लू को सरकाते हुए उसकी गोरी पीठ पर रेंगने लगीं। नफरत का वो भयानक नशा अब बेकानी रूहानी और जिस्मानी जुनून में तब्दील हो रहा था। अवनी का क्रोध धीरे धीरे बेबसी और एक अनचाही आत्मसमर्पण में बदलने लगा था। विक्रम के ओंठ अवनी की सुराहीदार गर्दन और उसके रसीले ओंठों पर किसी दहकते हुए शोले की तरह रेंग रहे थे। अवनी का पूरा बदन पसीने की बारीक बूंदों से भीग चुका था। उसकी सिसकियां कमरे की ठंडी और मध्यम फिजा में गूंज रही थीं। वह जानती थी कि अगर उसने खुद को इस पल विक्रम के जुनून के हवाले कर दिया तो उसकी आत्मा का बचा खुचा वजूद भी नीलाम हो जाएगा। अवनी ने अपनी आंखें कसकर बंद करके अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की। उसने विक्रम के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और एक जोरदार धक्का दिया। छोड़िए मुझे मिस्टर विक्रम। अवनी की आवाज़ में एक अजीब सी चीख और कड़वाहट थी। विक्रम, जो पूरी तरह से जज्बात की नशे में अंधा हो रहा था, इस अचानक हुए झटके से संभल नहीं पाया। उसका हाथ अवनी की कमर से फिसला और वह 2 कदम पीछे हटा। अवनी ने तुरंत अपनी साड़ी के सरके हुए पल्लू को सीने पर डाला और अपने बालों को पीछे संभालती हुई हाँफने लगी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अब गालों से होते हुए उसकी गर्दन के उस हिस्से पर गिर रहे थे जहाँ विक्रम ने अपने ओंठों के निशान छोड़ दिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे धकेलने की? विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थीं। तुम भूल रही हो अवनी कि तुम मेरी गिरफ्त में हो। जिस औरत को मैंने अपने भाई की छोड़ी हुई जागीर समझा वो मुझे धुतकारेगी। हाथ मत लगाइए मुझे। अवनी चीख उठी। उसकी आंखों में अब डर की जगह सिर्फ एक जलती हुई नफरत थी। आप सिर्फ एक घमंडी, पत्थर दिल और घटिया इंसान है जो मर्द अपनी ताकत साबित करने के लिए एक बंद कमरे में औरत की बेबसी को सहारा बनाता है। उससे बड़ा नीच दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अवनी की ये बात विक्रम की ईगो पर सीधे तीर की तरह जा लगी। उसका खून बुरी तरह खौल उठा। वो अवनी को फिर से अपनी तरफ खींचने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। तानिया बाहर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, विक्रम, तुम अंदर क्या कर रहे हो? पार्टी ख़त्म हो रही है और मिस्टर मेहरा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। विक्रम ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर अवनी को घूर कर देखा, जिसकी आंखों में आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। चलती हो या यहीं अपनी नुमाइश लगानी है? विक्रम ने दांत खींचकर कहा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं खुद घर चली जाऊंगी। अवनी ने सीधे सपाट लहजे में कहा। ज़्यादा बकवास मत करो, बाहर चल के गाड़ी में बैठो। मैं नहीं जाऊंगी, अवनी ने सख्त आवाज़ में कहा। विक्रम ने बेरुखी से अवनी की कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आया। तानिया बाहर ही खड़ी थी। उसने अवनी के बिखरे बाल और विक्रम के चेहरे का गुस्सा देखकर जहरीली मुस्कान हंसी। कुछ ही देर में तीनों कार में बैठे थे। विक्रम स्टीयरिंग व्हील थामे गाड़ी को बेहद तेज़ रफ्तार में भगा रहा था। कार के अंदर की खामोशी किसी बारूद के ढेर जैसी थी। तानिया विक्रम के बगल वाली सीट पर बैठी अपने शब्दों से अवनी के खिलाफ विक्रम के कानों में लगातार जहर घोल रही थी। विक्रम डार्लिंग, तुमने देखा पार्टी में मेहरा साहब की बेटी की भी नज़रें अवनी जी पर कैसे टिकी थीं? तानिया ने पीछे मुड़कर अवनी को देखते हुए कहा। वैसे भी अवनी जैसी औरतों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। क्यों अवनी जी, आप तो मर्दों को आकर्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पहले समर और अब तानिया, अपना मुंह बंद रखो, अवनी ने तंजिया लहजे में कहा। तुम तानिया को अपना मुंह बंद करने को कहोगी? विक्रम अचानक चिल्लाया। उसने ब्रेक पर इतनी जोर से पैर मारा कि कार एक सुनसान
अंधेरी सड़क के किनारे जाकर झटके से रुक गई। कार के टायरों की घिसने की तीखी आवाज़ सन्नाटे में गूंज गई। विक्रम पीछे मुड़ा। उसकी आंखें नफरत और गुस्से से बुरी तरह लाल थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तानिया पर चिल्लाने की? तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। तुम ना इस गाड़ी में बैठने के लायक ही नहीं हो। उतरो मेरी कार से बाहर। अपनी हक्की बक्की रह गई। वह फटी आंखों से विक्रम को देखने लगी। क्या? मैंने कहा उतरो मेरी कार से बाहर, अभी और इसी वक्त। विक्रम पागलों की तरह चिल्लाया। तानिया के चेहरे पर एक कुटिल तीखी मुस्कान तैर गई। हाँ अब नीचे उतर जाइए। अपने पति का हुक्म मानना एक अच्छी पत्नी का काम होता है, इतना तो आपको पता ही होगा अब नीचे, इसलिए जल्दी उतर जाइए। तानिया ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। अबनी ने एक नज़र विक्रम पर डाली, फिर बाहर देखा। चारों तरफ घना खौफनाक अंधेरा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जहाँ दूर दूर तक ना तो कोई रोशनी थी और ना ही किसी इंसान का नामो निशान। लेकिन ठंडी हवाएं पेड़ों को हिला रही थीं। विक्रम जी, यह बहुत सुनसान जगह है। अबनी की आवाज़ में एक पल के लिए घबराहट आई। हाँ तो बनी रहने दो सुनसान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जैसी औरतों को तो रास्तों पर ही भटकना चाहिए। विक्रम ने आगे बढ़कर कार का पिछला दरवाज़ा अंदर से खोल दिया और अबनी को बाजू से पकड़कर कार से बाहर धकेल दिया। अबनी सड़क पर जा गिरी। उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और उसके घुटने में चोट लग गई। इससे पहले कि वह उठ पाती, विक्रम ने कार का दरवाज़ा जोर से बंद किया, एक्सीलेटर पर पैर दबाया और कार को तेज़ रफ्तार में भगा कर ले गया। विक्रम की कार अंधेरे में गायब हो गई। सड़क पर सन्नाटा छा गया। अबनी ज़मीन पर बैठी कार से उठते हुए धुएं को देखती रह गई, लेकिन उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे। उसकी आत्मा के अंदर कुछ टूटकर पूरी तरह बिखर चुका था। मिस्टर विक्रम राठौर। अबनी ने उठते हुए अपने जख्मी घुटने को संभाला और फुसफुसाकर बोली, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, इतनी नफ़रत कि अब आपकी कोई भी माफ़ी मेरे दिल पर लगे जख्म को नहीं भर पाएगी जो आपने मुझे दिए हैं। अबनी ने अपने साड़ी के पल्लू को ठीक किया और अकेले उस सुनसान अंधेरी सड़क पर पैदल चलने लगी। चारों तरफ से आ रही झींगरों की आवाज़ें और भयानक सन्नाटा उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर अपने बेटे अंश के लिए जीने की आग जल रही थी। उधर 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद विक्रम की कार की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तभी तानिया ने हंसते हुए कहा, वाह विक्रम, आज तुमने उस औरत को उसकी औकात दिखा दी। अब चलो क्लब चलते हैं। विक्रम का दिमाग अचानक सन्ने रह गया। उसकी आंखों के सामने अबनी का वह असहाय चेहरा कौंध गया। अंधेरी सड़क पर अकेली खड़ी एक बेबस औरत। अगर उस सुनसान रास्ते पर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो? अगर किसी जंगली जानवर या घटिया आदमी ने? एक भयानक अनहोनी का डर विक्रम की रीढ़ की हड्डी में बर्फ़ की तरह जम गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। ये मैंने क्या कर दिया? सिट। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। क्या हुआ विक्रम? तानिया चौंक गई। खामोश बैठो, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। विक्रम ने दौड़ते हुए गाड़ी को एक तेज़ कट मारकर वापस उसी रास्ते पर मोड़ दिया। तुम पागल हो गए हो विक्रम, तुम उस गंवार औरत के लिए वापस जा रहे हो? तानिया चिल्लाई। अगर उसे कुछ हो गया तानिया, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और मैं घर पर जाकर सबसे क्या कहूँगा? विक्रम ने गाड़ी की रफ्तार बेकाबू कर दी। उसका दिल सीने में बुरी तरह धड़क रहा था। उसे पहली बार अपनी गलती और अपने अहंकार की भयानकता का एहसास हो रहा था। 10 मिनट बाद विक्रम की कार उसी जगह पहुंची जहां उसने अबनी को फेंका था, लेकिन वहां पूरी सड़क खाली थी। सड़क पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा पसरा था और दूर दूर तक अबनी का कोई अता पता नहीं था। अबनी। विक्रम कार से बाहर निकला और अंधेरे में पागलों की तरह चिल्लाने लगा, अबनी, कहाँ हो तुम? अबनी। विक्रम बार बार अबनी का नाम लेकर चिल्ला रहा था, लेकिन उस सुनसान और अंधेरी सड़क पर हवा की सरसराहट के सिवा कोई जवाब नहीं आया। विक्रम का दिमाग घूमने लगा। उसने झाड़ियों में, सड़क के किनारों पर हर जगह देखा, लेकिन अबनी कहीं नहीं थी। तभी उसकी जेब में पड़ा फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके पिता का नाम फ्लैश हो रहा था। विक्रम ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो विक्रम। दूसरी तरफ से पिता की सख्त आवाज़ आई, तुम और अपनी पार्टी से घर क्यों नहीं पहुँचे अब तक? अबनी का फ़ोन बंद आ रहा है और वह ठीक तो है ना? विक्रम की सांस अटक गई। वह क्या जवाब देता कि उसने अपने ही खानदान की इज्जत और अपनी ही पत्नी को आधी रात को सुनसान सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया है। हेलो विक्रम, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फ़ोन के स्पीकर से पिता
वीरेंद्र सिंह राठौर की कड़क और गुस्से से भरी आवाज़ आ रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अवनी कहाँ है? पार्टी खत्म हुए 2 घंटे हो चुके हैं। विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। उसने फ़ोन को कान से थोड़ा दूर किया और थूक का घूंट निगला और हकलाते हुए बोला, पापा, वो अवनी रास्ते में, वो एक दूसरी टैक्सी से निकल गई थी। मैं बस घर ही पहुँच रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वीरेंद्र जी गरजे। अपनी पत्नी को अकेले आधी रात में तुमने उस अंधेरी सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। तुरंत घर पहुँचो। कॉल कट गया। विक्रम ने अपने बाल नोच लिए। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सन्नाटा और अंधेरा छा रहा था जो सुनसान सड़क पर छाया हुआ था। उसने कार का दरवाज़ा पूरी ताकत से खोला, बैठा और एक्सीलेटर दबाकर हवेली की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। बगल में बैठी तानिया चुपचाप खिड़की से बाहर घूरती रही, क्योंकि विक्रम के चेहरे पर पसरा भयानक गुस्सा और खौफ देखकर उसकी भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लगभग 20 मिनट बाद जब विक्रम की मर्सिडीज हवेली के पोर्च में आकर रुकी तो पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम ने जैसे ही हवेली के मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसकी नज़रें सामने खड़े लोगों पर पड़ीं। हॉल के बीचों बीच पिता वीरेंद्र सिंह, दादी गायत्री देवी और घर के नौकर खड़े थे और उनके ठीक पीछे सोफे पर बैठी थी अवनी की साड़ी का पल्लू गीला और धूल से सना हुआ था। उसकी कौनी और घुटने पर खरोंच के निशान थे, जहाँ से हल्का खून निकल रहा था। उसके हाथों में चाय का कप कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बर्फ़ जैसी ठंडक थी। विक्रम का दिल एक पल के लिए अपनी जगह रुक गया। उसने रात भर एक गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का अहंकारी इंसान फिर जाग उठा। वह अवनी पर बरसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि चटाक, एक जोरदार थप्पड़ विक्रम के बाएं गाल पर पड़ा। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई। विक्रम हक्का बक्का रह गया। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और फटी फटी आंखों से अपने पिता को देखा। उसके पिता का पूरा शरीर गुस्से से काँप रहा था। पापा, आप? विक्रम हैरान रह गया। नालायक, नीच। वीरेंद्र सिंह की आवाज़ में शेर जैसी दहाड़ थी। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। अपनी पत्नी को, राठौर खानदान की बहू को तुमने आधी रात को सुनसान रास्ते पर कार से नीचे फेंक दिया, सिर्फ इस घटिया औरत तानिया के भड़काने पर। तानिया का पूरा शरीर डर से बुरी तरह कांप गया। वह धीरे से पीछे हटने की कोशिश करने लगी। पापा, आपने सिर्फ अपनी की बात सुनी और सच मान ली। विक्रम चिल्लाया। आपको अंदाज़ा भी है कि यह औरत कितनी चालाक है? इसने पहले समर को अपने जाल में फंसाया और अब वसीयत के नाम पर इस घर की मालकिन बनना चाहती है। यह मेरे भाई की इस्तेमाल की हुई। बस। दादी गायत्री देवी की भारी और कांपती हुई आवाज़ गूंजी। दादी गायत्री देवी छड़ी टेकती हुए आगे आईं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने विक्रम के सीने पर अपनी छड़ी मारते हुए कहा, अपने मुंह से उस बेगुनाह बच्ची के लिए एक और गंदा शब्द निकाला विक्रम, तो मैं इसी वक्त तुम्हें अपनी जायदाद और इस हवेली से बेदखल कर दूंगी। दादी माँ, आप भी इस औरत के ड्रामे में आ गईं। यह इसका ड्रामा नहीं है, यह वो खौफनाक सच है जिसे हम सब ने तुमसे छुपा कर रखा था। वीरेंद्र सिंह ने भारी आवाज़ में कहा। उनकी आंखों में अपने मरे हुए बेटे समर के लिए नफरत और अवनी के लिए गहरा पश्चाताप दिख रहा था। कैसा सच? विक्रम ने अवनी की तरफ देखा, जो चुपचाप आंखें नीचे किए बैठी थी। उसके आंसू चाय की प्याली में टपक रहे थे। वीरेंद्र सिंह ने एक गहरी सांस ली और अलमारी से एक सील बंद लिफाफा निकालकर विक्रम के सीने पर दे मारा। पढ़ो इसे। यह तुम्हारे भाई समर की मेडिकल रिपोर्ट है, उसके मरने से ठीक 1 हफ्ते पहले की। विक्रम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें से डॉक्टर का लेटर हेड और मेडिकल सर्टिफिकेट बाहर निकला। जैसे जैसे विक्रम की नज़रें उस कागज़ पर लिखी अंग्रेजी की लाइनों को पढ़ने लगीं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। उसकी रंगत उड़ गई और उसके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया हो जैसे। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि समर शारीरिक रूप से एक पिता बनने के काबिल नहीं था। वह किसी भी औरत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता था। यह क्या है? विक्रम की जुबान हकलाने लगी। अगर समर ऐसा था तो अवनी का यह 2 साल का बच्चा अंश समर का बेटा नहीं है विक्रम। दादी गायत्री देवी बिलख बिलख कर रो पड़ी। और ना ही अवनी ने कभी समर के साथ कोई शारीरिक रिश्ता बनाया था। समर ने अवनी को सिर्फ दुनिया के सामने एक नकाब की तरह इस्तेमाल किया था, ताकि समाज में उसकी इस बीमारी का मजाक ना बने। विक्रम का दिमाग सन्न रह गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। तो फिर अवनी को यह बच्चा कैसे हुआ? अवनी ने धीरे से अपना सिर उठाया।
उसकी आंखें लाल थीं, जिनमें दर्द का एक असीम समंदर हिलोरे ले रहा था। वह बच्चा एक भयानक हादसे की देन है विक्रम जी। अवनी की आवाज़ में एक ऐसी वेदना थी जो सीधे रूह को छीर रही थी। आज से 3 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल से लौट रही थी तो कुछ दरिंदों ने मेरी इज्जत को तार-तार कर दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रही थी। तब समर जी ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे समाज के तानों से बचाने के लिए दुनिया के सामने अपनी पत्नी का दर्जा दिया। बदले में मैंने उनके इस भयानक सच को छुपाने का वादा किया था। कमरे में इतना भयानक सन्नाटा छा गया कि सबकी धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। अवनी उठकर खड़ी हुई। उसकी कलाई और गले पर विक्रम के हाथों के भी नीले निशान अब भी दिख रहे थे, जो उसने बंद कमरे में नफरत और हवस के जुनून में बनाए थे। समर जी ने मुझे कभी छुआ तक नहीं था मिस्टर विक्रम। अवनी ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, लेकिन आप मुझे हर रोज़ इस्तेमाल की हुई चीज़ कहते हैं। आपने मुझे हवस की निगाहों से देखा, नीचा दिखाया, और आज आपने मुझे उस अंधेरी सुनसान सड़क पर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। आपने तो उन दरिंदों से भी ज़्यादा मेरी आत्मा को कुचला है। विक्रम का शरीर कांपने लगा। उसके हाथों से रिपोर्ट छूटकर फर्श पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने बीते दिनों के सारे मंजर किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। पहली रात अवनी को धक्का देना, उसे नौकरानी की तरह शर्ट प्रेस करने को कहना, बंद कमरे में उसे ज़बरदस्ती चूमना, और फिर आधी रात को सुनसान सड़क पर फेंक आना। विक्रम का कठोर घमंडी वजूद पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नफरत की जो दीवार उसने अपने दिल के चारों तरफ बनाई थी, वह एक ही झटके में चकनाचूर हो चुकी थी। जिस औरत को वह बेहया और दौलत की भूखी समझता रहा, वह वास्तव में त्याग, दर्द और पवित्रता की मूरत थी। अवनी। विक्रम के मुंह से सिर्फ एक कांपता हुआ शब्द निकला। वह एकदम अवनी की तरफ बढ़ा, लेकिन अवनी ने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। पास मत आइएगा विक्रम जी। अब आपकी कोई माफ़ी या आपका कोई पश्चाताप मेरे जख्मों को कम नहीं कर सकता। अवनी मुड़ी और भारी कदमों से अपने बच्चे अंश के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। विक्रम वहीं बदआवाज़ खड़ा रह गया। उसके गाल पर पिता के थप्पड़ की जलन से कहीं ज़्यादा भयंकर जलन उसके अपने ही दिल में हो रही थी। उसने मुड़कर तानिया को देखा, जो डर के मारे थर-थर काँप रही थी। निकल जाओ यहाँ से तानिया, अभी और इसी वक्त। विक्रम की आवाज़ में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जो किसी की भी रूह कँपा दे। अगर आज के बाद तुम इस हवेली के आसपास भी दिखी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तानिया बिना एक पल गंवाए अपने सैंडल संभालती हुई हवेली से बाहर भाग गई। विक्रम घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी थीं, आज पश्चाताप के आंसुओं से भीग चुकी थीं। फर्श का ठंडा संगमरमर विक्रम के घुटनों को शिर्ण कर रहा था, लेकिन उसके सीने के अंदर उठ रहे अपराध बोध की आग उससे कई ज़्यादा तीखी थी। हवेली का बड़ा सा हॉल अब एक वीरान शमशान की तरह खामोश था। पिता वीरेंद्र सिंह और दादी माँ भारी मन से अपने कमरों में जा चुके थे, और तानिया के भाग जाने के बाद दरवाजे पर सिर्फ रात की ठंडी हवा का पहरा था। विक्रम ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से गिरे आंसू फर्श पर टपक कर बिखर रहे थे। उसकी बंद आंखों के सामने अवनी की वे आंखें तैर रही थीं, जिनमें कभी डर हुआ करता था, पर आज सिर्फ एक पथराया हुआ सन्नाटा और गहरी नफरत थी। ये मैंने क्या कर दिया? विक्रम की रूंधी हुई आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई निकली। एक मासूम औरत जिसने हर दर्द सहा, मैंने उसकी आत्मा को तार-तार कर दिया। विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर उसे ऐसे भारी लग रहे थे जैसे उनमें लोहे की बेड़ियां बंधी हों। वह भारी कदमों से चलता हुआ अवनी के कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर से अवनी या अंश की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। विक्रम ने अपनी कांपती हुई हथेली दरवाजे पर टिकाई। उसकी उंगलियां उस दरवाजे को ऐसे सहला रही थीं जैसे वह अवनी से माफ़ी की भीख मांग रहा हो। अवनी। विक्रम ने बेहद मध्यम और दर्द भरी आवाज़ में पुकारा, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन कमरे के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। विक्रम ने अपना माथा दरवाजे से टिका दिया। मुझे पता है कि मैं एक नीच इंसान हूँ अवनी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। मैं अंधा हो चुका था अपनी झूठी ईगो और नफ़रत में। पर भगवान के लिए मुझे एक मौका दे दो कि मैं तुम्हारे पैर छूकर तुमसे माफ़ी मांग सकूं। तभी अंदर से क्लिक की आवाज़ आई।
दरवाज़ा धीरे से खुला। विक्रम ने झटके से अपना सिर उठाया। सामने अवनी खड़ी थी। उसने अपने बिखरे बालों को समेट लिया था और अपनी साड़ी बदल ली थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसकी चाल और चेहरे पर एक अजीब सी बर्फ़ जैसी कठोरता थी। उसकी आंखों में ना तो अब रोने की बेबसी थी और ना ही विक्रम के लिए कोई डर। उसका दिल विक्रम के लिए पूरी तरह से पत्थर हो चुका था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर विक्रम राठौर? अवनी की आवाज़ में इतनी नफ़रत थी कि विक्रम का वजूद कांप उठा। अवनी, मुझे माफ़ कर दो। विक्रम ने बिलखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बह रहे थे। मुझे सच नहीं पता था। मैं समझता था कि तुम समर का इस्तेमाल कर रही हो और मुझे हमेशा लगता था कि तुम इस घर की दौलत के लिए आई हो। मुझे नहीं पता था कि तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। प्लीज़ अवनी, मुझे सज़ा दो, मुझे मार लो, लेकिन इस तरह मुझसे नफ़रत करके अजनबी मत बनो। अवनी ने विक्रम के जुड़ते हुए हाथों को देखा और उसके होंठों पर एक कड़वी तंजिया मुस्कान तैर गई। सज़ा? अवनी ने ठंडे स्वर में कहा। सज़ा तो उन्हें दी जाती है विक्रम जी, जिनसे कोई उम्मीद हो। आपसे मुझे कभी कोई उम्मीद थी ही नहीं। आपने मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ कहा था ना। आपने आधी रात को मुझे उस सुनसान सड़क पर फेंक दिया था ना। आपने उस बंद कमरे में मेरे साथ मर्दानगी और हवस का खेल रचा था ना। विक्रम ने शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। उसका सिर नीचा हो गया। अब जब सच सामने आ गया है तो आपका यह घमंड डह गया। अवनी ने आगे बढ़कर विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन याद रखिए, सच जानने के बाद बदला हुआ बर्ताव इंसानियत नहीं, सिर्फ आपकी सहूलियत और गिल्ट है। मुझे आपके इस पछतावे की कोई ज़रूरत नहीं है। अवनी, प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ अवनी। विक्रम ने तड़प कर अवनी का हाथ थामने की कोशिश की। हम हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। अगर तुम मुझे पति का दर्जा नहीं दे सकती तो कम से कम हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। मैं तुम्हें और अंश को हर वो खुशी दूंगा जो तुमसे छीनी गई है। अवनी ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे विक्रम की छुअन से उसे घिन आ रही हो। दोस्त? अवनी की आवाज़ में एक तीखी नफ़रत और दर्द था। पति और पत्नी कभी दोस्त नहीं बन सकते मिस्टर विक्रम, खासकर तब जब उनके बीच नफ़रत और ज़बरदस्ती के नीले निशान मौजूद हों, जैसे मेरे शरीर पर हैं। आपने मेरे जिस्म को छूकर मेरी रूह को जो जख्म दिए हैं, क्या आपकी यह दोस्ती उन जख्मों को भर सकती है? विक्रम सन्न रह गया। मुझे पहले भी आपकी किसी नफ़रत से फ़र्क नहीं पड़ता था और अब आपकी इस छोटी हमदर्दी या दोस्ती से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवनी ने सीधे सपाट लहजे में कहा, मैं इस घर में सिर्फ अपने ससुर जी और दादी जी के सम्मान के लिए रुकी हूँ, पर आपके और मेरे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता रहेगा हमेशा, और वो है खामोशी और नफ़रत का। इतना कहकर अवनी ने विक्रम के मुंह पर ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। धड़ाम। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ विक्रम के सीने में किसी खंजर की तरह उतरी। वह बंद दरवाजे को घूरता रह गया। उसके माथे पर पसीना और आंखों में पश्चाताप का दर्द था। विक्रम धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ लौटा। वह कमरा जो कभी उसके अहंकार का केंद्र था, अब उसे किसी काल कोठरी जैसा लग रहा था। उसने अलमारी खोली और अपनी उस सफ़ेद कॉटन शर्ट को बाहर निकाला जिसे उसने पहली ही रात अवनी पर फेंका था प्रेस करने के लिए। शर्ट पर अवनी के आंसुओं के सूखे निशान और उसकी हल्की सी खुशबू अभी भी मौजूद थी। विक्रम ने उस शर्ट को अपने सीने से लगा लिया और बिस्तर के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तुम सही कहती हो अवनी, विक्रम ने घुटती हुई आवाज़ में शर्ट को भींचते हुए कहा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी नफ़रत ही क्यों ना सहनी पड़े। मैं अपनी हर सांस से तुम्हारे जख्मों का हिसाब चुकाऊंगा। रात के 2 बज चुके थे। हवेली में गहरी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन 2 अलग अलग कमरों में 2 दिल जाग रहे थे। एक दिल जो अपने जख्मों को समेटकर पत्थर बन चुका था और दूसरा जो पश्चाताप की आग में जलकर राख हो रहा था। दरवाज़ा बंद होने की तीखी आवाज़ अभी भी विक्रम के कानों में गूंज रही थी। हवेली का बड़ा सा हॉल एक वीरान शमशान की तरह खामोश था, जहाँ सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक और बाहर चलती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह अभी भी अपने आलीशान किंग साइज बेड के किनारे बैठा था
उसके हाथों में वही सफ़ेद कॉटन की शर्ट बिछी हुई थी जिसे उसने शादी की पहली ही रात अवनी के चेहरे पर फेंक दिया था। शर्ट की मखमली छुअन में अवनी के आंसुओं की नमी और उसके जिस्म की खुशबू रची बसी थी। विक्रम ने उस शर्ट को अपने चेहरे से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। उसकी बंद आंखों के सामने अवनी के वे कड़वे शब्द तैर रहे थे, पति और पत्नी कभी दोस्त नहीं बन सकते मिस्टर विक्रम, खासकर तब जब उनके बीच नफरत और ज़बरदस्ती के नीले निशान मौजूद हों जो आपने मुझे दिए हैं। तुम सही कहती हो अपनी। विक्रम ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। मैंने तुम्हारी आत्मा को कुचला है, पर मैं तुम्हें इस नर्क में अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी नफरत ही क्यों न सहनी पड़े। मैं तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनूंगा। तभी अचानक बगल के कमरे से अंश के बुरी तरह रोने की आवाज़ गूंज उठी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। विक्रम ने आंखें खोली और ध्यान से सुनने की कोशिश की। रोने की आवाज़ अवनी के कमरे से आ रही थी। अंश बुरी तरह लगातार ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी रुलाई में ऐसा दर्द था कि सुनने वाले का भी दिल कांप जाए। उसने शर्ट को बेड पर रखा। वह झटके से उठा और बिना एक पल गवाए वह नंगे पैर ही कमरे से बाहर निकला और तेज़ कदमों से अवनी के कमरे की तरफ भागा। अवनी के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें जैसे थम गईं। अंदर मध्यम पीली रोशनी फैली थी। अवनी अपने बेटे अंश को गोद में लिए कमरे में टहल रही थी। वह दर्द से बुरी तरह बिलख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका छोटा सा चेहरा लाल पड़ चुका था और उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर था। अवनी के चेहरे पर घबराहट और बेबसी साफ दिख रही थी। रोते रोते उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। विक्रम ने कमरे के अंदर कदम रखा। अवनी, क्या हुआ? अंश क्यों रो रहा है? अवनी ने चौंक कर मुड़कर विक्रम को देखा। उसकी आंखों में फिर से वही नफरत आ गई, लेकिन अपने बच्चे की हालत देखकर उसने विक्रम से कुछ नहीं कहा। इसे इसे बहुत तेज बुखार है। इसका पूरा शरीर बुरी तरह तप रहा है, अवनी ने रोते हुए कहा। विक्रम तेजी से आगे बढ़ा और उसने अवनी के मना करने से पहले ही अपना हाथ अंश के माथे पर रख दिया। अंश का माथा किसी तपते हुए अंगारे जैसा गर्म था। माथा छूते ही उसका दिल दहल उठा। हे भगवान, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। बहुत तेज बुखार है इसे। उसकी आवाज़ घबराहट से काँप उठी, लेकिन अवनी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में विक्रम के लिए सिर्फ नफरत थी। उसने बिना जवाब दिए अंश को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। विक्रम ने धीरे से फिर कहा, अवनी, अंश की हालत ठीक नहीं है, हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा। लेकिन अवनी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसे बहुत तेज़ वायरल इन्फेक्शन लग रहा है अवनी। हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा, वरना इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, विक्रम ने कड़क लेकिन फ़िक्रमंद आवाज़ में कहा। अवनी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ पत्थर जैसी सख्त थी। मुझे कहीं नहीं जाना और तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं खुद चली जाऊंगी। ये मेरा बच्चा है। आपको मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अवनी ने हकलाते हुए कहा और अंश को और कसकर छाती से लगा लिया। विक्रम ने गहरी सांस ली। वह अच्छे से जानता था कि अवनी का हर शब्द उसकी अपनी गलतियों की सज़ा है। जिद मत करो अवनी, विक्रम ने पहली बार गुस्से से नहीं बल्कि एक अधिकार और परवाह भरी लहजे में कहा। रात के 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त न तुम्हें कोई ऑटो मिलेगा, न टैक्सी और न ही कोई और दूसरी गाड़ी। हर एक मिनट अंश के लिए बहुत कीमती है। अगर हम देर करेंगे तो उसके लिए खतरा बढ़ सकता है। अवनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र या मदद नहीं चाहिए। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत करती हो और शायद हमेशा करती रहोगी। मैं उस नफ़रत का हकदार भी हूँ, लेकिन इस वक्त अपनी नफ़रत को अंश की ज़िंदगी के बीच मत आने दो। तुम्हें मुझसे नफ़रत करनी है तो करो, पर अभी अंश के लिए अपनी जिद छोड़ो। विक्रम ने आगे बढ़कर अंश को अवनी की गोद से अपनी बाहों में समेट लिया। जैसे ही बच्चे का तपता हुआ बदन विक्रम के सीने से लगा, बुखार से तपता मासूम उसके सीने से लगते ही हल्का सा करा उठा। विक्रम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। विक्रम के अंदर एक अनजाना पिता जैसा एहसास जाग उठा। अवनी ने इस बार विक्रम को नहीं रोका और न ही विक्रम से कुछ और कहा। आखिरकार एक माँ की ममता के आगे उसका सारा अहंकार
और गुस्सा ढह चुका था। अपनी इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। इतना कहकर विक्रम तेज़ कदमों से अंश को लेकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ पल तक अपनी वहीं खड़ी रही। उसका मन उसे रोक रहा था, लेकिन अंश के लिए उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ गए। उसने अपनी साड़ी संभाली और विक्रम के पीछे चली गई। विक्रम तेज कदमों से अंश को सीने से लगाए घर के बाहर खड़ी कार तक पहुंचा। उसने एक हाथ से कार का पिछला दरवाज़ा खोला और फिर तुरंत मुड़कर अवनी की ओर देखा, जो बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसने धीमी लेकिन विनम्र आवाज़ में कहा, बैठो अवनी, देर करने का समय नहीं है। अवनी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना कोई जवाब दिए कार में जाकर बैठ गई। उसके लिए इस समय सिर्फ अंश की जान मायने रखती थी, विक्रम नहीं। विक्रम बहुत सावधानी से झुका और अंश को अपनी बाहों से अवनी की गोद में लिटा दिया। बच्चे का तपता हुआ शरीर महसूस होते ही अवनी ने उसे तुरंत अपने सीने से कसकर लगा लिया और उसके माथे को सहलाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। विक्रम कुछ पल वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके होंठ जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन अपराध बोध ने उसकी आवाज़ छीन ली। वह जानता था कि अवनी की खामोशी उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। उसने धीरे से कार का दरवाज़ा बंद किया, गहरी सांस ली और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और सुनसान रात की सड़कों पर तेज़ रफ्तार से गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। विक्रम की कार अंधेरी सड़कों पर तेज़ी से दौड़ रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइटों की पीली रोशनी भीगी सड़कों पर लंबी परछाइयाँ बना रही थी। कार के अंदर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कार की पिछली सीट पर अपनी अंश को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर अंश की परवाह साफ झलक रही थी। विक्रम गाड़ी चलाते हुए रियर व्यू मिरर से कभी अंश को देखता तो कभी अवनी को। हर बार अंश का तपता चेहरा देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता, लेकिन अवनी ने एक बार भी विक्रम की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए थीं और मन ही मन वह अपनी गलतियों के लिए खुद को कोस रहा था। कुछ देर बाद कार सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के सामने आकर रुकी। विक्रम गाड़ी से तुरंत उतरा। उसने जल्दी से दूसरी तरफ जाकर कार का दरवाज़ा खोला। अवनी अंश को लेकर कार से उतरने ही वाली थी कि विक्रम ने बेहद नरमी से अवनी की गोद से उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचा लेना चाहता हो। बिना एक पल गंवाए वह अस्पताल के अंदर भागा। अवनी भी उसके पीछे पीछे चल दी। वह लगभग दौड़ते हुए इमरजेंसी वार्ड के अंदर पहुंचा। अवनी भी उसके पीछे थी। डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी देखिए, मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार है। इसका शरीर बुरी तरह तप रहा है। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। डॉक्टर ने तुरंत अंश की जांच शुरू की। नर्स ने उसका तापमान देखा तो वह बहुत ज़्यादा था। तुरंत दवा दी गई, ठंडी पट्टियाँ रखी गई और कुछ देर बाद बुखार कम करने का इंजेक्शन लगाया गया। कुछ समय बाद दवाई का असर होने लगा। अंश की सांसें सामान्य होने लगीं। उसका तपता हुआ माथा थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप समय पर लेकर आ गए, इसलिए अब बच्चा खतरे से बाहर है। ये दवाइयाँ समय पर देती रहिए, आराम हो जाएगा। लेकिन बच्चे को तेज़ वायरल है। बारिश के कारण बंद कमरों में जो घुटन और उमस होती है, उससे इसका दम घुट रहा है। घर जाकर कमरे की हवा को साफ और ठंडा रखना ताकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत ना हो, डॉक्टर ने हिदायत देते हुए सख्त लहजे में कहा। डॉक्टर की बात सुनते ही विक्रम ने रात की लंबी सांस ली। विक्रम ने दवाइयाँ ली और धीमे स्वर में कहा, थैंक यू डॉक्टर। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चुपचाप सिर झुका लिया, मानो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हो। अवनी ने भी पहली बार राहत की सांस ली। उसने धीरे से अंश के माथे को चूम लिया, लेकिन विक्रम की तरफ एक नज़र भी नहीं उठाई। दवाइयाँ लेकर दोनों वापस अस्पताल से बाहर निकले। विक्रम अभी भी अंश को अपनी ही गोद में लिए था। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। ठंडी हवा के साथ गिरती बूंदें रात को और भी ठंडा बना रही थीं। विक्रम ने अंश को अपनी बाहों में कसकर सीने से लगा रखा था ताकि बारिश की एक भी बूंद उस पर ना पड़े। वह तेज़ कदमों से कार की ओर बढ़ गया। वह हर कदम बेहद संभाल कर चल रहा था, जैसे जरा सी लापरवाही से अंश को तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन अवनी बारिश से हल्की हल्की भीग चुकी थी।
और उसे ठंड भी लग रही थी। कार के पास पहुंचकर विक्रम ने एक हाथ से कार का दरवाज़ा खोला। अवनी कार में बैठी। उसने बहुत सावधानी से अंश को अवनी की गोद में लेटाया, दरवाज़ा बंद किया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वापसी की पूरी रास्ते फिर वही खामोशी दोनों के बीच बनी रही। फ़र्क बस इतना था कि अब अंश गहरी नींद में था। उसका बुखार पहले से कम हो चुका था। सड़कें अब भी सुनसान थीं। आसमान से बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन विक्रम के भीतर पछतावे का तूफान अब भी चल रहा था। दूसरी ओर अवनी की आंखों में नफ़रत की आग अब भी बुझी नहीं थी। कुछ ही देर बाद कार हवेली के सामने आकर रुक गई। करीबन 4 बजे अस्पताल से लौटकर जब भी हवेली पहुंचे तो अंश दवाई के असर से गहरी नींद में सो चुका था। विक्रम तुरंत कार से उतरा। उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। अंश, जो दवा के असर से गहरी नींद में था, उसका छोटा सा चेहरा पहले से शांत लग रहा था, लेकिन बुखार की वजह से उसके गाल अब भी हल्के हल्के लाल थे। उसने एक नज़र अवनी की तरफ देखा और फिर सोते हुए अंश को बेहद प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। अंश नींद में ही हल्का सा सिमटा और अपना नन्हा सा सिर विक्रम के कंधे पर टिका गया। उस मासूम के स्पर्श ने विक्रम का दिल भर दिया। उसने अंश को और भी संभाल कर अपने सीने से लगा लिया। अवनी चुपचाप कार से उतरी और बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन नज़र हर पल अंश पर ही टिकी हुई थी। घर के अंदर पहुंचकर विक्रम सीधे अवनी के कमरे की ओर गया। उसने अपने कंधे से दरवाज़ा हल्का सा खोला और धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। बिस्तर के पास पहुंचकर वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने बहुत ही नरमी और सावधानी से अंश को बिस्तर पर लिटाया, फिर उसके सिर के नीचे तकिया ठीक किया और चादर उड़ा दी। विक्रम ने डॉक्टर की दी हुई दवा और पानी की बोतल बेड के पास टेबल पर रख दी और डॉक्टर की सख्त हिदायत के अनुसार कमरे की उमस और हवा को साफ करने के लिए उसने एसी चला दी। विक्रम कुछ पल वहीं खड़ा सोते हुए अंश को देखता रहा। उसकी आंखों में राहत भी थी और गहरा पछतावा भी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसकी नज़र अवनी पर पड़ी तो उसके होंठ फिर से खामोश हो गए। अवनी थकान, मानसिक तनाव और रात भर के डर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं। विक्रम कुछ पल तक अंश को निहारता रहा और फिर कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अवनी से बहुत ही धीमे स्वर में कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अब घबराने की बात नहीं है। तुम सो जाओ अवनी, मैं यहीं सोफे पर हूँ। आप अपने कमरे में जा सकते हैं मिस्टर विक्रम, अवनी ने थकी हुई सपाट आवाज़ में कहा। अब अंश ठीक है? नहीं, अभी अंश ठीक नहीं है, विक्रम ने भारी आवाज़ में कहा और सोफे पर बैठ गया। जब तक अंश पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। थकान और कमजोरी की वजह से अब अवनी में उससे बहस करने की ताकत नहीं बची थी। वह बिस्तर पर गई। उसने अंश के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। फिर वह चुपचाप बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गई और अपनी पीठ विक्रम की तरफ कर ली। कमरे में एसी की हवा ने घुटन तो कम कर दी, लेकिन ठंडक धीरे धीरे बढ़ने लगी। अवनी अस्पताल की भागदौड़ में बारिश की बौछारों से हल्की हल्की भीग चुकी थी। उसकी नम साड़ी और अत्यधिक मानसिक थकान के कारण एसी की ठंडक उसके शरीर में चुभने लगी। अवनी के पास केवल एक पतली सी चादर थी। थकान और कमजोरी की वजह से उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और अनजाने में ही नींद के गहरे अचेतन सम्मोहन में वह गर्माहट तलाशने लगी। सोफे पर बैठा विक्रम जाग रहा था। अवनी को ठंड से ठिठुरते और कांपते देखकर उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। वह धीरे से सोफे से उठा और बिस्तर की तरफ बढ़ा। विक्रम ने बड़े आहिस्ता से बिस्तर के दूसरे किनारे पर अपने लिए जगह बनाई। उसने पास पड़ा कंबल उठाया और उसे अवनी और अंश के ऊपर उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही विक्रम पीछे हटने लगा, अपनी नींद की आगोश में ठंड से बचने के लिए धीरे धीरे खिसकती हुई विक्रम के बिल्कुल करीब आ गई। विक्रम की सांसें वहीं थम गईं। अवनी का सिर अनजाने में ही विक्रम के खुले सीने पर आ टिका। उसकी नाजुक बाजू विक्रम की कमर के चारों तरफ लिपट गई। अवनी के भीगे जिस्म की खुशबू और उसकी कांपती गर्म सांसें सीधे विक्रम की खुली छाती से टकरा रही थीं। उसकी नाजुक गर्दन से उठने वाली मनमोहक सौंधी खुशबू विक्रम के जिस्म में किसी मदहोश कर देने वाले नशे की तरह उतरने लगी। अवनी के रसीले होंठों से निकलती हल्की बेकाबू सिसकियाँ और उसकी तेज़ धड़कनें
सीधे विक्रम की छाती पर महसूस हो रही थीं। अवनी। विक्रम ने बेहद मध्यम, कांपती हुई मधोस आवाज़ में पुकारा, लेकिन अवनी नींद में बेखबर थी। उसने ठंड के मारे खुद को विक्रम की बदन की तपन में और गहराई से समेट लिया। उसके कांपते हुए होंठ अनजाने में ही विक्रम के सीने के निचले हिस्से को छू गए। उस एक खतरनाक पल में विक्रम का सारा संयम, उसकी सारी कस्में और अपराध बोध ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नफरत का वो भयानक दौर अब एक बेकाबू शिद्दत, तपन और रूहानी समर्पण में बदल रहा था। विक्रम की मजबूत उंगलियां खुद ब खुद अवनी की घनी काली जुल्फों में उलझ गईं। उसने अवनी के नाजुक चेहरे को धीरे से ऊपर उठाया। भोर के धुंधले उजाले में अवनी का मासूम चेहरा किसी तराशी हुई संगमरमर की मूरत जैसा लग रहा था। विक्रम की आंखों में अब कोई दरिंदगी या हवस नहीं थी, बल्कि एक दीवानगी, बेकाबू शिद्दत, जुनून और मालकाना हक की तड़प थी। जहर कभी कभी नशा भी बन जाता है अवनी। विक्रम की भारी और मधुर आवाज़ अवनी के कानों के पास गूंजी, और इस समय मुझे इसी नशे की लत लग रही है। विक्रम धीरे धीरे नीचे झुका। उसने अपने ओंठ अवनी के माथे पर टिका दिए। एक गहरी, पवित्र और रूहानी छुअन। अवनी के बदन में एक हल्की सी सिरहन दौड़ी, लेकिन इस बार उसने विक्रम को पीछे नहीं धकेला। नींद और थकान के आगोश में विक्रम के सीने से मिलने वाली सुरक्षा की गर्माहट ने उसकी बरसों की थकी हुई आत्मा को शांति दी थी। विक्रम के होंठ माथे से फिसलते हुए अवनी के गालों से होते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन पर टेक गए। विक्रम की मजबूत उंगलियों ने अवनी की पतली कमर को अपनी गिरफ्त में कस लिया, जिससे अवनी का पूरा वजूद विक्रम के चौड़े सीने से और बेपर्दा होकर चिपक गया। अवनी के मुंह से एक मधोस, दबी हुई सिसकी निकली। उसकी बंद पलकों से एक आंसू छलककर विक्रम के होंठों पर आ गिरा। विक्रम ने उस नम आंसू को अपने होंठों से पी लिया। यह अतीत की नफरत की हार और एक अनचाहे, बेकाबू प्यार का पहला सच्चा आत्मसमर्पण था। एसी की बर्फीली ठंडक और दो सिलकते हुए जिस्मों की तपन कमरे के सन्नाटे में एक नई सुबह की दास्तान लिख रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे के संगमरमर के फर्श पर फैलने लगी थीं। भोर का धुंधला उजाला अब सुबह के साफ प्रकाश में बदल चुका था। विक्रम की आंखें खुली। उसके सीने पर एक हल्का सा भारीपन था। उसने नीचे देखा। अवनी का सिर अभी भी उसके खुले सीने पर टिका हुआ था। उसकी काली घनी जुल्फें विक्रम की छाती पर बिखरी हुई थीं। अवनी के कांपते होंठों से निकलती गर्म सांसें सीधे विक्रम के दिल की धड़कन से टकरा रही थीं। विक्रम ने बहुत आहिस्ता से अपनी उंगलियां अवनी की कमर से हटाईं और उसकी एक बिखरी हुई लट को उसके गोरे गाल से पीछे हटाया। अवनी की पलकें धीरे से झपकी। उसने आंखें खोली, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह पूरी रात विक्रम के सीने से लगकर सोई रही, उसके चेहरे की रंगत अनजानी भूल और शर्म से उड़ गई। अवनी घबराकर झटके से पीछे हटने लगी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया। अवनी। विक्रम की आवाज़ में सुबह की एक अजीब सी मिठास और भारीपन था। मुझसे नजरें मत चुराओ, अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं बचा है। अवनी ने कांपते होंठों से विक्रम की आंखों में देखा। उन आंखों में अब ना तो कल वाली हैवानियत थी और ना ही अतीत का अहंकार। वहाँ सिर्फ एक गहरी दीवानगी, समर्पण और मोहब्बत का दरिया था। अवनी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन उसके चेहरे का शर्म से लाल पड़ता रंग और उसकी तेज चलती सांसें बता रही थीं कि उसकी रूह में विक्रम का यह नया रूप गहराई तक उतर चुका था। तभी बिस्तर के दूसरे कोने से नन्हे अंश की किलकारियां गूंजने की आवाज़ आई। अंश अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और वह खेल रहा था। अवनी ने जल्दी से खुद को संभाला, साड़ी के पल्लू को ठीक किया और अंश को गोद में उठा लिया। विक्रम बिस्तर से उठा और अवनी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसने अंश के गाल को अपनी उंगली से सहलाया और फिर अवनी की आंखों में देखते हुए बोला, आज से यह घर, मेरी ज़िंदगी और मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारी है अवनी। मैं तुम्हें हर वो इज्जत और खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अवनी के दिल में बर्फ़ की तरह जमती नफरत पिघलने लगी थी, लेकिन अतीत के जख्म इतने गहरे थे कि वह तुरंत कुछ बोल नहीं पाई। वह बस एक हल्की सी निगाह विक्रम पर डालकर अंश को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। दोपहर के वक्त विक्रम अपनी कंपनी के कैबिन में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अपनी का मासूम चेहरा घूम रहा था। तभी उसका पर्सनल सेक्रेटरी अनंत
घबराया हुआ केविन में दाखिल हुआ। सर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारी कंपनी का नया टेंडर लीक हो गया है। हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी सिंघानिया ग्रुप ने वही रेट कोट किए हैं जो हमारे थे। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आंखें गुस्से से सुलगने लगीं। यह टेंडर सिर्फ मेरे और तानिया के पास था। तानिया कहाँ है? सर, मिस तानिया पिछले 2 घंटों से अपने कैबिन में नहीं है, सेक्रेटरी ने कहा, और हमारी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि उन्होंने आपके प्राइवेट सेफ से कुछ सीक्रेट फाइल्स की तस्वीरें ली थी। विक्रम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे सब कुछ समझ आने लगा कि तानिया का इतने दिनों से उसके करीब रहना, अवनी के खिलाफ उसके कान भरना और फिर रात को पार्टी में जानबूझकर हंगामा खड़ा करना, यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। तानिया दरअसल सिंघानिया ग्रुप की खबरी थी जो राठौर खानदान की बसियत और बिजनेस को बर्बाद करने आई थी। विक्रम ने अपने हाथ की मुट्ठी इतनी कसकर भींची कि उसकी नसें उभर आईं। तानिया, विक्रम की आवाज़ में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। उसने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड को फ़ोन किया और तानिया की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म दिया। आधे घंटे के अंदर विक्रम शहर के आलीशान 5 स्टार होटल की सूट में पहुंचा। दरवाज़ा लॉक नहीं था। विक्रम ने जैसे ही दरवाज़ा धकेला, अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तानिया सिंघानिया ग्रुप के मालिक राज सिंघानिया के साथ बैठी शराब पी रही थी और ठाके लगा रही थी। और जानते हो राज, तानिया हंसते हुए कह रही थी, विक्रम बेवकूफ़ों की तरह समझ रहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसका वार अपनी और विक्रम के बीच नफ़रत की ऐसी आग लगाई है कि विक्रम ने खुद ही अपनी कंपनी के काम से ध्यान हटा लिया। राज, मैंने उसे उसके रास्ते से भटका दिया। अब तुम देखना, राठौर खानदान सड़क पर आ जाएगा। शाबाश तानिया, राज सिंघानिया ने उसके जाम से जाम टकराते हुए कहा। समर को तो हमने पहले ही रास्ते से हटा दिया था, अब विक्रम की बारी है। समर को तो हमने पहले ही रास्ते से हटा दिया था। इन शब्दों ने विक्रम के दिमाग में विस्फोट कर दिया। समर की एक्सीडेंट में हुई मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि राज सिंघानिया और तानिया की रची हुई एक भयानक साजिश थी। विक्रम से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए दरवाज़ा पूरी ताकत से लात मारकर खोला। धड़ाम! तानिया और राज सिंघानिया के हाथों से शराब के गिलास छूटकर फर्श पर गिर पड़े। तानिया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। विक्रम, तुम यहाँ? विक्रम दंदनाते हुए आगे बढ़ा और उसने राज सिंघानिया की कॉलर दबोचकर उसे दीवार से दे मारा। कमीने, तूने मेरे भाई को मारा और मेरी कंपनी का सौदा किया। विक्रम ने पूरी ताकत से राज के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। राज के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और वह फर्श पर गिरकर कराहने लगा। तानिया पागलों की तरह चीखने लगी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रम ने झपट्टा मारकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों में हैवानियत और खौफनाक गुस्सा तैर रहा था। तुम, विक्रम ने तानिया की गर्दन को उंगलियों की सख्त पकड़ में जकड़ लिया, तुम जैसी जहरीली नागिन को तो मैंने अपने दिल और घर में जगह दी थी। तुमने मेरे भाई की जान ली और मुझे उस मासूम बेगुनाह अपनी के खिलाफ भड़काया। विक्रम, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं मजबूर थी। तानिया की सांसें अटकी जा रही थीं। वह गिड़गिड़ाने लगी। खामोश! विक्रम की दहाड़ से पूरा होटल का कमरा कांप उठा। तुमने जो खेल रचा था तानिया, उसका अंत अब जेल की सलाखों के पीछे होगा। विक्रम ने पुलिस को पहले ही इत्तला कर दी थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस बल कमरे में दाखिल हुआ। राज सिंघानिया और तानिया को हथकड़ी पहनाकर घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। तानिया गिड़गिड़ाती रही, माफ़ी मांगती रही, लेकिन विक्रम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तक नहीं। शाम ढलते ही विक्रम जब हवेली वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और आंखों में अवनी के लिए असीम सम्मान था। हॉल में अवनी, दादी माँ गायत्री देवी और पिता बीरेंद्र सिंह राठौर बैठे हुए थे। विक्रम सीधे अवनी के पास पहुंचा। अवनी ने देखा कि विक्रम के हाथों की उंगलियों के पोरों पर खून लगा हुआ था। वह चौंक कर उठी। विक्रम जी, यह क्या हुआ आपके हाथों में? लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर विक्रम ने अवनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसने पूरी हवेली के सामने अपने पिता और दादी माँ की मौजूदगी में अवनी के सामने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर अवनी के आंचल में झुका दिया। मुझे माफ़ कर दो अवनी। विक्रम की आवाज़ में गहरा पश्चाताप और तड़प का समंदर उमड़ पड़ा। आज मुझे पता चला कि तानिया ही वह नागिन थी
जिसने समर की हत्या की थी और हमारी कंपनी को खोखला कर रही थी। तुम बेगुनाह थीं। तुम हमेशा से इस खानदान की ढाल बनकर खड़ी रहीं और मैं अपनी नफ़रत में अंधा होकर तुम्हें जलील करता रहा। अवनी की आंखों में अनगिनत आंसू छलक आए। उसने देखा कि जिस घमंडी विक्रम राठौर के सामने पूरा शहर झुकता था, वह आज अपनी चौखट पर उसकी आत्मा के सामने पूरी तरह टूटकर समर्पित हो चुका था। अवनी ने धीरे से अपने कांपते हाथों को विक्रम के बालों में पिरोया और उसे ऊपर उठाया। उठिए विक्रम जी। अवनी की आवाज़ में अब नफ़रत का एक भी कतरा नहीं बचा था, सिर्फ एक रूहानी वेदना और गहराई से जागता हुआ प्यार था। अतीत के अंधेरे अब छट चुके हैं। अगर आपकी आंखें सच देख सकती हैं, तो मेरा दिल भी आपको माफ़ कर सकता है। विक्रम ने उठकर अवनी को पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। अवनी ने भी अपने चेहरे को विक्रम के सीने में छुपा लिया और बरसों से रोके हुए अपने सारे आंसुओं को उसके सीने पर बह जाने दिया। हवेली के उस हॉल में साक्षी बने पिता और दादी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। नफरत का झूठा मुखौटा उतर चुका था और दो बिखरी हुई रूहें आखिरकार एक दूसरे में अपना वजूद तलाश चुकी थी। विक्रम की बाहों का घेरा अवनी के वजूद के चारों तरफ किसी मजबूत ढाल की तरह कसा हुआ था। अवनी का चेहरा विक्रम के सीने में छुपा था और उसकी सिसकियों से विक्रम की शर्ट भीग रही थी। बरसों से जमे हुए दुख, अकेलापन और जिल्लत के आंसू आज बहकर निकल रहे थे। हॉल में खड़ी दादी गायत्री देवी और पिता बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी। विक्रम, दादी माँ ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ राठौर खानदान के वारिस ही नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान हो। अवनी और अंश अब सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हैं। विक्रम ने अवनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में समेटा और उसके आंसुओं से भीगे गालों को अपनी उंगलियों से पोंछा। उसकी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत और सुकून तैर रहा था। तभी कोने से दौड़ता हुआ नन्हा अंश आया। उसने विक्रम की पैंट को अपनी छोटी सी उंगलियों से पकड़ा और अपनी तोतली आवाज़ में बोला, मम्मा। वह रोती हुई अवनी की तरफ देखकर बोला, जैसे वह पूछ रहा हो कि उसकी मम्मी क्यों रो रही है। अंश के इन मासूम शब्दों ने माहौल में एक हल्की सी मिठास और मुस्कुराहट घोल दी। विक्रम मुस्कुराया। पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान थी। वह नीचे झुका और उसने अंश को अपनी दोनों बाहों में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। विक्रम ने नन्हे अंश के माथे को चूमा और अवनी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, अब मैं आपकी मम्मी को कभी नहीं रोने दूंगा और आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ। अवनी का दिल इस दृश्य को देखकर पूरी तरह पिघल गया। जिस बच्चे को दुनिया ने लावारिस और एक हादसे का दाग समझा था, उसे विक्रम राठौर ने इतने गर्व से पूरे खानदान के सामने अपना बेटा स्वीकार कर लिया था। अवनी के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कान बिखर गई। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में छाई खामोशी अब घुटन भरी नहीं, बल्कि सुकून से भरी थी। कमरे के अंदर की मध्यम पीली रोशनी में एक अजीब सी रूमानी गर्माहट तैर रही थी। अंश अपने छोटे से पलंग पर सुकून से सो चुका था। विक्रम खिड़की के पास खड़ा होकर रात के तारों को देख रहा था। उसने काली टी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। तभी अपनी वॉशरूम से बाहर निकली। उसने हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन साड़ी पहन रखी थी। उसके घने काले बाल कंधों पर खुले बिखरे हुए थे और माथे पर लगी छोटी सी लाल बिंदी उसकी सादगी को कातलाना बना रही थी। विक्रम ने मुड़कर देखा और उसकी सांसें वहीं थम गईं। वह धीरे धीरे अवनी की तरफ बढ़ा। अवनी की धड़कनें तेज होने लगीं, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि एक अनजानी सी तड़प, हया और समर्पण की सुर्खी थी। विक्रम अवनी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अवनी की सुराहीदार गर्दन और उसकी कांपती हुई पंखुड़ी जैसे होंठों को देखा। अवनी, विक्रम की धीमी आवाज़ कमरे के सन्नाटे में मिस्री की तरह घुली। क्या तुम सचमुच मुझे माफ़ कर चुकी हो? क्या मेरी ये वाएं अब तुम्हारे लिए किसी नर्क की तरह तो नहीं लगती? अवनी ने अपनी पलकें उठाईं। उसकी आंखों में वेदना और सच्चा रूमानी आकर्षण एक साथ झलक रहा था। अगर इन बाहों में नफरत का जहर नहीं, सिर्फ प्यार का मरहम है, अवनी ने कांपती हुई लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में कहा, तो यही बाहें मेरी जन्नत हैं विक्रम जी। विक्रम जी, अवनी के मुंह से निकला यह संबोधन इस बार तंज नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समर्पण था।
विक्रम के अंदर सोए हुए प्रेमी की सारी शिद्दतें एक झटके में बेकाबू हो गईं। उसने बिना कोई देर किए अवनी की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अवनी के जिस्म की तपन और उसकी खुशबू विक्रम की रूह से उतरकर उसकी रग रग में जुनून का नशा भरने लगी। विक्रम ने अपने ओंठ अवनी के माथे पर टिका दिए, फिर धीरे धीरे फिसलते हुए उसकी आंखों की बंद पलकों को चूमा, जहाँ अभी भी आंसुओं की हल्की सी नमी बाकी थी। अवनी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। उसने अपने दोनों हाथ विक्रम के चारों तरफ लपेट दिए और खुद को पूरी तरह विक्रम की आगोश में ढीला छोड़ दिया। तुम मेरी रूह हो अवनी, विक्रम ने अवनी के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन आज रात मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी और सुकून देना चाहता हूँ जो तुम्हें अपने हर घाव से आज़ाद कर दे। विक्रम की उंगलियाँ अवनी की साड़ी के पिन को खोलते हुए उसके पल्लू को कंधे से नीचे सरकाने लगीं। रेशमी पल्लू सरक कर जमीन पर जा गिरा। अवनी की खुली पीठ और उसकी गोरी कमर मध्यम रोशनी में दमक उठी। विक्रम ने अपने गर्म ओंठ अवनी की गर्दन के निचले हिस्से पर टिका दिए। एक तीखी सुलगती हुई छुअन अवनी का पूरा वजूद सिहर उठा। उसकी उंगलियां विक्रम के बालों में कस गईं। विक्रम अवनी को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की तरफ ले गया। उसने अवनी को मखमली गद्दे पर आहिस्ता से लिटाया और खुद उसके ऊपर आ झुका। कमरे में एसी की हल्की ठंडक थी, लेकिन उन दोनों के जिस्मों से निकलती तपन माहौल को दहका रही थी। विक्रम ने अपने ओंठ अवनी की रसीले कांपते ओंठों पर रख दिए। यह कोई जबरदस्ती की छुअन नहीं थी, बल्कि दो तरसती हुई रूहों का पहला सच्चा, गहरा और बेकाबू मिलन था। अवनी ने विक्रम के हर स्पर्श का जवाब अपनी शिद्दत से दिया। नफरत की सारी दीवारें ढह चुकी थीं और जिस्मानी आकर्षण और आत्मिक प्रेम की इस अनूठी संगम रात में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह विलीन हो चुके थे। रात भर दो सुलगते हुए बदन एक दूसरे के घाव पर मरहम बनते रहे और सन्नाटा उनकी अटूट मोहब्बत का गवाह बनता रहा। रात के घने सन्नाटे को चीरती हुई सुबह की पहली सुनहरी किरणें खिड़की के पर्दों को पार कर कमरे में बिखर रही थीं। चिड़ियों की हल्की चहचहाट वातावरण में एक नई जिंदगी का संगीत घोल रही थी। बिस्तर पर मखमली चादर के नीचे दो बदन एक दूसरे से पूरी तरह लिपट कर सो रहे थे। अवनी का सिर विक्रम के चौड़े खुले सीने पर टिका हुआ था और विक्रम की मजबूत बाजू अवनी की खुली कमर के चारों तरफ कसी हुई थी। अवनी की भींगी रंगत और उसकी घनी बिखरी हुई जुल्फें विक्रम की छाती पर फैली थीं। दोनों के होठों पर एक अजीब सी सुकून भरी हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। रात भर नफरत के सारे पुराने दाग मिट चुके थे और जिस्म से लेकर रूह तक सिर्फ प्यार का पाक रंग चढ़ चुका था। विक्रम की पलकें धीरे से झपकी। उसने आंखें खोलीं और अपने सीने पर सोई अवनी के खूबसूरत चेहरे को देखा। विक्रम का हाथ खुद ब खुद अवनी की पीठ को सहलाने लगा। अवनी ने भी धीरे से आंखें खोली। जैसे ही उसकी नज़र विक्रम की गहरी मोहब्बत से भरी हुई आंखों से मिली, वह शर्मा गई। उसकी पलकें झुक गईं और उसने अपने चेहरे को और गहराई से विक्रम के सीने में छुपाने की कोशिश की। अब भी शर्मा रही हो? विक्रम की मोहब्बत से भरी आवाज़ अवनी के कानों में रस घोलने लगी। उसने अवनी की ठुड्डी को सहलाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। विक्रम जी, सुबह हो गई है, अवनी ने कांपते होंठों से मध्यम आवाज़ में कहा। अंश जाग जाएगा, जागने दो। विक्रम ने अवनी की सुराहीदार गर्दन पर एक गहरा सुलगता हुआ प्यार भरा स्पर्श छोड़ते हुए कहा। आज मुझे इस दुनिया की किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। आज मेरी पूरी कायनात मेरी बाहों में है। अवनी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। उसने विक्रम के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके माथे को चूम लिया। यह सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं था, बल्कि दो लहूलुहान अतीत की राहों का एक खूबसूरत और मुकम्मल मोड़ था। कुछ साल बाद शहर का सबसे बड़ा और आधुनिक हॉस्पिटल का प्राइवेट वार्ड कॉरिडोर में बेचैनी से चक्कर काटते हुए विक्रम की धड़कनें किसी तूफान की तरह चल रही थीं। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं। वह हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहा था। बाहर पिता वीरेंद्र सिंह और दादी माँ गायत्री देवी भी 5 साल के नन्हे अंश का हाथ थामे सांस रोके खड़े थे। अंश विक्रम की उंगली पकड़कर बोला, पापा, मम्मी को क्या हुआ है? वो अंदर क्यों है? विक्रम ने घुटनों के बल बैठकर अंश को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमा। कुछ नहीं मेरे बच्चे, मम्मी
तुम्हें और मुझे एक बहुत प्यारा सा तोहफा देने वाली है। तभी डिलीवरी रूम का भारी दरवाज़ा खुला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर निकली। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विक्रम, डॉक्टर ने खुश मिजाज लहजे में कहा। आपकी वाइफ ने एक बेहद खूबसूरत और सेहतमंद बेटी को जन्म दिया है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। विक्रम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने पिता और दादी माँ को देखा, जिनके चेहरे पर बरसों बाद एक संपूर्ण परिवार की खुशी का उजाला खिल उठा था। विक्रम जब वार्ड के अंदर गया तो कमरे में मध्यम पीली रोशनी फैली हुई थी। अवनी बिस्तर पर थकी हुई लेकिन बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बगल में एक नन्ही सी परी कॉटन के कपड़े में लिपटी सो रही थी। विक्रम आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अवनी के पास पहुंचा। उसने झुककर सबसे पहले अवनी के तपते माथे को अपने होठों से चूमा। अवनी की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू बह निकले। थैंक यू अवनी, विक्रम की आवाज़ रुंध गई थी। मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाने के लिए, मेरी इस वीरान जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए थैंक यू। यह सिर्फ आपका प्यार है विक्रम जी। अवनी ने विक्रम का हाथ अपने गाल से हटाते हुए कहा, जिसने मेरे सारे जख्मों को सुखा दिया और मुझे जीने की वजह दी। तभी दादी माँ, पिताजी और नन्हा अंश कमरे में दाखिल हुए। अंश ने जैसे ही अपनी छोटी बहन को देखा, वह खुशी से उछल पड़ा और अपनी तोतली आवाज़ में बोला, पापा, यह तो बिल्कुल मेरी तरह छोटी सी गुड़िया है। अब मैं इसके साथ खेलूँगा। पूरे कमरे में बच्चों की किलकारियों और ठाकों की गूंज फैल गई। विक्रम ने अपनी एक बाजू में अंश को उठाया और दूसरे हाथ से अवनी और अपनी नन्ही बेटी का हाथ थाम लिया। कभी नफरत, जहमत और अविश्वास की आग में झुलसने वाला राठौर खानदान आज प्रेम, त्याग और विश्वास की शीतल छाँव में मुकम्मल हो चुका था। अवनी ने विक्रम के चौड़े कंधे पर अपना सिर टिकाया। खिड़की से बाहर सुनहरी धूप खिल रही थी, एक ऐसी भोर जो अब कभी अंधेरे में तब्दील नहीं होने वाली थी। नफरत के लिबासों में छुपी चाहत पुरानी थी। दो जिस्मों की तड़प में घुली एक नई कहानी थी। वो मुझे जहर समझते रहे हर एक मोड़ पर मेरी रूही उनके सुकून की आखिरी निशानी थी। मेरे अश्कों से भींगती रही उनके गुरूर की चादर। बंद कमरों में चुभता रहा वो खामोशियों का खंजर। पास होकर भी हमारी रूहों में मीलों का फासला था। गलत फहमियों की आंच में जलता रहा हमारा हौसला था। सिर्फ एक रात ने पिघला दी वो बर्फीली दीवार। बेबसी के बहाने ही सही, बेपर्दा हो गया उनका प्यार। जब उन बेदर्द होठों ने छुआ मेरे माथे की सिकन को, एक पल में ही सुकून मिल गया। बरसों की उस तपन को जो कभी मेरे वजूद को अपनी जिद तले कुचलते थे, आज वो मेरी एक भीगी सी आह पर मौम सा पिघलते हैं। दर्द के समंदर से निखरी ये इश्क की एक मुकम्मल रवानी थी। नफ़रत के लिबासों में छुपी चाहत पुरानी थी। तो दोस्तों, ये थी विक्रम और अवनी की कहानी, मोहब्बत हो तो ऐसी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। थैंक यू।